जी डॉक्टर साहब, आपकी भी आज पार्लिमानी पार्टी का एक इजलास था, उसमें क्या आप लोग ने अब ये डिसाइड कर लिया है, फाइनल ये फैसला कर लिया है कि कल जो कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास है उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे? और साथ ही ये भी बताते जाइएगा कि क्या आप लोग ने कुछ ऐसी रिक्वेस्ट भी डाली कि खान साहब से मिलने दिया जाए ताकि उनसे एक गाइडेंस ली जाए कि इस मामले पर आगे कैसे बढ़ना है पार्टी ने? देखिए, जितना मुझे मालूम है, चूंकि मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ जो पार्लियामेंट जो जिनका आप इजलास हुआ था, और कहा कि उसमें मेरा नाम है, एंड आई जस्ट केम टू नो अबाउट हाफ एन आवर बैक। मुझे इसका मालूम भी नहीं था कि ये है, तो मुझे आधा पौना घंटा पहले ही पता चला था कि मेरा नाम है। अब उसमें एक चीज अभी तक मेरे ख्याल में डिसाइड नहीं हुई, वो मेरे लिहाज से अगर आप मुझसे पूछे तो मैं ये समझता हूं कि इस कमेटी में जाने से पहले हमको इमरान खान से मतलब उनके साथ डिस्कशन करना चाहिए और उनसे एक ब्रीफिंग लेनी चाहिए एज अ पार्टी, क्योंकि असल जो अगर आप देखा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मेन डिसाइसिव पर्सन है वो तो इमरान खान है, तो एटलीस्ट वी शुड हैव an access to him for about half an hour, 45 minutes, 1 hour before this thing happening. तो अगर सुबह 9 बजे 10 बजे मुलाकात हो जाए, ट्यूसडे है, ट्यूसडे वाला दिन मेरे ख्याल में उन दिनों में से एक है जिस दिन मुलाकात होती है, तो सुबह 9 बजे अगर हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान एट स्टेक, और सबसे बड़ा और सबसे वजनी जो इंसान है जो इस पूरे पाकिस्तान में एक एज अ पॉलिटिकल वेट है वो इमरान खान ही है। तो उसके लिए मेरे ख्याल में ये कहना और इसके लिए रिक्वेस्ट करना या कहना मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, रिक्वेस्ट करना आप लोग का फुल राइट है और आपके लीडर हैं, आप उनसे गाइडेंस ज़रूर लेना चाहेंगे, लेकिन जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एट स्टेक है, एक नेशनल इशू जो है वो बन गया है। हमने देखा है कि कितनी तेज़ी से जो है वो दहशतगर्दी जो है वो अब एक राइज पे है। अगर ये नहीं होता और हुकूमत आप लोग की मुलाकात नहीं होती कल सुबह बिफोर दिस इजलास, तो क्या फिर भी पीटीआई शिरकत करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि नाम तो मेरे ख्याल से कुछ सजेस्ट कर दिए गए हैं। देखिए, हाँ 14 नाम सजेस्ट हुए हैं, 4 सेनेट में से हैं, बाकी 10 नेशनल असेंबली से। लेकिन देखिए, अगर फर्ज करें हुकूमत ये इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं देती, तो अगर आप मुझसे पूछे, मैं सीरियसली हुकूमत के इंटेंशंस को डाउट करूंगा। मैं कहूंगा कि उनकी नफरत इतनी ज्यादा है कि वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, हम क्या कह रहे हैं, इमरान खान से इजाजत की बात कर रहे हैं, उनसे मिलने की बात कर रहे हैं, किस चीज के लिए मिलने की बात कर रहे हैं? हम फॉर द सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री के डिस्कशंस के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर हुकूमत इजाजत नहीं देती तो मैं समझता हूं कि मैं तो हुकूमत के इंटेंशंस के ऊपर एक सीरियस डाउट आ जाएगा मुझे कि ये हुकूमत जेन्युइनली जो है ना, ये अपनी नफरत पाकिस्तान की मोहब्बत से ज्यादा स्ट्रांग रखती है। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन क्या एक दूसरा देखने का जाविया ये भी नहीं होगा कि क्योंकि ये एक नेशनल इशू है तो एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग जो है वो यही होगी अगर खान साहब से मिल भी लिया जाए कि क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है, ये एक ब्रीफिंग है जिसमें ब्रीफ किया जाएगा मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से। आपको पता है आप लोग का सूबा केपी जो है वहाँ पे इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी जो है वो राइज पे है, मुश्किलात हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और बार बार ये भी कंप्लेन की जाती है कि वफाक और सूबा जो है वो एक पेज पर नहीं है। तो इस तरह की पार्टिसिपेशन से तो फायदा ही होगा, कोई इसमें हर्ज या नुकसान तो नहीं होगा कि इसको हम मशरूत कर दें इस चीज से कि खान साहब से मुलाकात हो या ना हो। देखिए, मुझे ऑनेस्टली आप जो बात कर रही हैं वो जाविया मुझे समझ आती है कि वो एक जाविया हो सकता है, लेकिन मेरी नजर में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी नजर में जब पाकिस्तान एक ऐसे दुराहे पे खड़ा हुआ है कि जहां पे एक तरफ एक बहुत बड़ा मसला आ रहा है और सिक्योरिटी की बहुत सख्त खदशात हो रही हैं, तो उसमें ऐसा क्या चीज लिमिटिंग फैक्टर हो सकती है कि हम लोगों को इमरान खान से मिलने की इजाजत ना दी जाए? मुझे वो चीज समझ नहीं आती कि मैं मतलब लेट्स सपोज मैं एक डॉक्टर हूं और एक मरीज है, उसको बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो रही है और मैं उसको कहूं कि नहीं, तुम अपने
किसी फैमिली मेंबर से नहीं मिल सकते। मुझे समझ नहीं आएगी कि कैसे कर सकते। मे भी मिसाल सही नहीं है, लेकिन मेरे लिहाज से ऐसा कोई वजह है नहीं, मेरे दिमाग में नहीं आ रही कि गवर्नमेंट इमरान खान से मिलने की इजाजत ना दे। मैं तो, अगर आप मुझसे पूछे, मैं गवर्नमेंट में हूं तो मैं उस पॉलिटिकल पार्टी के हेड को लाकर बिठाऊं कि यार तुम्हारा बड़ा वजन है, तुम्हें बड़ी फॉलो करती है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात के लीडर हो, आओ बैठो हमारे साथ, लेट्स सिट टुगेदर एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट थिंग। मुझे ऑनेस्टली लोग अपने घर बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करते होते। यहाँ पे ये लोग जो है, ये इसका पता नहीं क्या इशू बना रहे हैं कि या नहीं है। और एक बात याद रखें, क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी हो जाएगी अगर इमरान खान उस जगह पे बैठा हो। और दूसरा ये कि ये आई डोंट नो व्हाई इट हैज बीन चेंज फ्रॉम ऑल जो पॉलिटिकल पार्टी से कम करके इसको कमेटी की हद तक कर दिया है। मुझे उसकी भी समझ नहीं आई। इसको ऑल पार्टी एक वो होना चाहिए जिसमें सीरियस डिस्कशंस हो। ये तो डिलेइंग फैक्टर्स है। हमें कमेटी को बता दें कि क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट। I don't think so. I honestly do not think so. That's the solution to this thing. ये वो टाइम है जिसमें आप सारे मेजर डिसीजन मेकर्स ऑफ पाकिस्तान, हर पॉलिटिकल पार्टी का हेड, उसको बिठाएं, इंस्टीट्यूशन के हेड बिठाएं, आप कोई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बिठाएं, आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बिठाएं, आप इन सबको बिठा के ये हमारे सामने मसला है, आओ बैठो। क्योंकि आज तक जो प्रॉब्लम्स हुए उनमें इन सब लोगों ने किरदार अदा किया है। अगर लोग कहते हैं कि लोगों को छोड़ दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बीच में इन्वॉल्व हुई हैं। अगर लोग कहते हैं कि लोगों को बता दिया गया तो इदारे बीच में इन्वॉल्व होते हैं। अगर पॉलिटिकल कोई कहते हैं कि पॉलिटिकल उसके लिए कोई हम लोगों ने किसी को मार्जिनलाइज किया तो हम पॉलिटिकल पार्टीज बीच में इन्वॉल्व है। तो अब पॉलिटिकल पार्टी में मैं जाके बैठ जाऊं, मैं खुद रोशनी जिस सूरज से लेता हूं भाई, उस सूरज को बिठा दो। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या कर रहे हैं। ठीक जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर आपको याद होगा कि आपने बिल्कुल, मैं तो इस हक में हूँ कि मिलने में कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग मिलना चाहते हैं और खान साहब से बकौल आपके सूरज हैं और उनसे आप रोशनी लेना चाहते हैं, फेयर इनफ। लेकिन आपको याद होगा FTF एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए मसला था सर, और उस पर हम ये ग्रे लिस्ट में भी थे, ब्लैक लिस्ट में हम जाने वाले थे। बड़े हमारे ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के, टेररिज्म के बहुत सारे इल्ज़ामात भी थे। और इमरान खान साहब उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे। तो FTF ने तो पाकिस्तान को कुछ कहा था कि लाज में चेंजेस किए जाएँ अब मनी लॉन्ड्रिंग पे और दीगर, तो हम फिर सोचेंगे कि आपका नाम इससे हटाया जाए या क्या किया जाए। बहुत बड़ा इशू था। इमरान खान साहब ने इन अपोजिशन के लीडरों से मिलने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा, जनाब ये चोर हैं, डाकू हैं, इनके साथ ना मैं बैठूंगा, ना इनको ब्रीफ करूंगा, ना इनसे मैं हाथ मिलाऊंगा। और अल्टीमेटली उनको ब्रीफिंग के लिए जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने या ISI के ये अगर उसमें मेस में जाकर उन्होंने ब्रीफ किया था। और अपोजिशन के लोगों ने पूछा था, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब थे, बिलावल साहब थे, मेरा ख्याल शहबाज शरीफ साहब थे, और भी बहुत सारे लोग थे, ख्वाजा आसिफ वगैरह। तो उन्होंने जनाब, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने आना था यहाँ पे ब्रीफिंग में, उन्होंने ब्रीफ करना, तो उन्होंने जनाब वो आपके साथ नहीं बैठना चाहते। तो ये खान साहब तो कभी इन लोगों के साथ बैठना नहीं चाहते थे, इनको चोर डाकू समझते थे। अब आप क्या समझते हैं कि खान साहब आपको क्या गाइड कर सकते हैं कि इन चोर डाकुओं के साथ जब ब्रीफिंग दी जाएगी तो आपने कौन से पॉइंट उठाने हैं? तो खान साहब तो अपने दौर में ऐसी ब्रीफिंग को सीरियसली लेते थे एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के तौर पर, और बहुत सारे मतलब नेशनल इसमें इशूज थे, और जनाब बाजवा और जनाब फैज़ को भेजते थे कि आप जाएं और इनको डील कर लें। देखिए राव साहब, इस तरह है कि आप अगर मुझसे ये पूछते हैं कि आप इनको क्या समझते हैं, मैं इनको आज भी प्रॉब्ली वही समझता हूँ जो पहले समझता था। उसमें कोई चीज चेंज नहीं हुई। आपने जो जिक्र किया फैटफ के बारे में जिक्र किया, देखिए हम जो ग्रे लिस्ट में आ गए थे वो हम किन लोगों की वजह से आए थे? इन्हीं लोगों की वजह से आए थे। इसी मनी लॉन्ड्रिंग, यही फेक अकाउंट्स, यही सारी चीजें थी, इसी तरीके से हुई थी, यही सारी आप अगर उसको देखें तो ये उसी लिहाज से थी। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, उन्होंने इनकी लीडरशिप को कहा कि आके बैठ जाओ, और उन लीडरशिप को, हाँ उनका एक मौकफ था, वो इनके साथ नहीं बैठना चाहते, वो ना बैठना चाहे। लेकिन आप इस चीज को उसके पैरेलल के साथ ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आपने इसको ड्रॉ करना ही है पैरेलल में हिस्ट्री के साथ, तो फिर आप 2014 में जो APS का वाकया हुआ था उसमें उसके साथ इसको ड्रॉ कराएं। वो वाकया और ये वाकया सिक्योरिटी के लिहाज से है, तो उसमें तो दूसरी चीज में तो हम लोगों ने सिर्फ एक लॉज को बदलना था। यहाँ पे लॉज को बदलना नहीं है, यहाँ पे आपने एक पूरी स्ट्रैटेजी डिजाइन करनी है। आपने यहाँ पे पूरा एक चीज को पूरा
डिस्कस करने कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करेंगे। यहाँ पे मेरे ख्याल में आई एम सॉरी, मैं आपके तज्जिए से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। आप जिस तरीके से पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, आई डू नॉट एग्री विद दैट। आई विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई मीन आई हैव गॉट द राइट एंड यू हैव गॉट द राइट टू डिसएग्री विद मी। लेकिन अगर पैरेलल ड्रॉ करना है तो आप उस चीज से करें जहां पे एपीएस हुआ था और इमरान खान वहां गए थे, उन्होंने सारे धरने खत्म कर दिए, सब कुछ खत्म कर दिए थे इस मुल्क की खातिर। तो इस मुल्क की खातिर उसको बुला नहीं सकते, इस मुल्क की खातिर हम सारे बैठ के उसके ऊपर डिस्कशंस नहीं कर सकते। और इसमें मेरे जाने से या हमारे जो 14 बंदे जाने से उसमें क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। आपने इसके लिए डिसाइसिव एक कमेटी या डिसाइसिव फैक्टर करना है, उसमें आप ऑल पार्टी लीडरशिप को बुलाएं, उनको बिठाए, क्योंकि डिसीजन मेकर्स तो ठीक है, आपका पॉइंट अभी रिस्पेक्टेड। लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि एपीएस के बाद जब वहाँ पे 140 बच्चा इतने बुरे तरीके से कत्लेआम हुआ बच्चों का, और हमने समझा था इस कौम ने कुछ लेसन्स हमने सीखे होंगे। उसी के बाद जब प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, जनरल बाजवा साहब चीफ थे और जनरल फैज़ DGISI थे, तो आप लोगों की 35,000 तालिबान को वहाँ से बाढ़ काट के पूरे अंदर ले आए थे और उनको स्वात मालाकान में बसाया था, जिस पर उस वक्त भी अगर एहतजाज किया गया था। तो आप लोग जिन तालिबान ने वो सारे वाक़यात किए थे, जिम्मेदारी कबूल की थी जिन्होंने APS की, जिसमें लोग शामिल थे और बहुत बड़ी मिलिटेंसी थी जिसको लोग लड़े, अगर लोगों ने जाने दी, हमारे फौजियों ने दी, पुलिस वालों ने, कपन शेरों ने। आप तो 35,000 लोगों को वापस ले आए थे जब आप लोग प्राइम मिनिस्टर थे, आपकी हुकूमत थी सर। तो आप तो आज भी इल्ज़ामात लगते हैं, मौजूदा फौजी एस्टेब्लिशमेंट भी कहती है कि वो जो 35,000 लोग लाए गए थे तालिबान, उनका बड़ा रोल है मिलिटेंसी फैलाने में KPK में सर। देखिए रऊफ साहब, इस तरह है कि मैं ना उस वक्त कैबिनेट में था और ना मैं किसी लिहाज से वो था, लेकिन मैं एक चीज बता देता हूं आपको। जितनी मुझे इस बात की इल्म है वो ये हुआ था कि ये बेसिकली जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज हमीद साहब, ये उनका आइडिया था, उन्होंने ये प्रेजेंट किया और इसके ऊपर 4, 5, 6 लोगों ने बहुत सीरियस रिजर्वेशंस इसके ऊपर उठाई थी कि क्या है। उनमें ये याद रखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिरीन मजारी साहिबा थी, जो मुझे इल्म है। उसके अलावा फिर 2022 में अगर आप देखें, मुराद सईद ने इसके खिलाफ काफी बातें बताई थी कि ये इस तरह है। और आपको पता होगा कि स्वात में एक अमन मार्च और इसके खिलाफ सारे लोगों को मुराद सईद ने मोबिलाइज भी किया था, और इसी दहशतगर्दी के खिलाफ अनफॉर्चुनेटली हमने उसको दोबारा जिस जगह पे लाके खड़ा कर दिया तो वो कर गए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ गवर्नमेंट ने इसको ना इनिशिएट किया था ना किया था। हाँ, ये एक प्रपोजल आई थी और ये प्रपोजल जहां से आई थी वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैंने तो खैर बता दिया है कि उसको इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे। आपकी इंफॉर्मेशन की रिस्पेक्ट रखते हो सर, तो खान साहब ने जहां स्टैंड लेना होता था वहां डट के लेते थे, चाहे हुकूमत चली जाए। आपको याद होगा उस्मान बुज़दार के हवाले से जनरल बाजवा साहब जो हैं, उन्होंने सहाफ़ियों को कहा था, वोकल थे कि उस्मान बुज़दार जो हैं इनको हटाया जाए, और इमरान खान साहब राजी हो चुके हैं, मुहर्रम के बाद हटा देंगे, 2021 की बात हो रही है या 20 की। तो खान साहब ने उस्मान बुज़दार को नहीं हटाना था, नहीं हटाया, उन्होंने स्टैंड लिया एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो कि ठीक लिया, उनका प्रीरोगेटिव था। बाजवा साहब वाज नोबॉडी कि वो उनको वो आके डिक्टेट करते, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया कि नहीं जनाब हम नहीं लेकर आएंगे। और उस वक्त खान साहब को नेशनल इंटरेस्ट या टेररिज्म या उन लोगों का वापस आना, उनका सेटल कराना, उसमें कोई नुकसान नज़र नहीं आ रहा था कि जैसे उस्मान बुज़दार पर स्टैंड ले गए थे यहाँ भी ले लेते। खान साहब का तो बकायदा कौम को खिताब है सर, वो उसका क्लिप है, मैं आपको अगर उसके शो के बाद भेजूँगा, जिसमें उन्होंने इसको डिफेंड किया था, उन्होंने जस्टिफाई किया था, रीजनिंग दी थी कि इन 35,000 तालिबान का और मज़ीद भी आने थे पाकिस्तान में आकर सेटलमेंट जो है वो कितनी ज़रूरी है। तो खान साहब ने जहाँ डटना होता था वो डट जाते थे, तो इस इशू पे तो वो नहीं डटे। उन्होंने कहा ठीक है जी, ले आए, बाढ़ काटे, इनको आए बसाए यहाँ पे सर। देखिए इस तरह मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुख्तलिफ इश्यूज हैं, उनको हम मिक्स नहीं कर सकते। एक है पॉलिटिकल इशू है, दूसरा सिक्योरिटी इशू है। पॉलिटिकल इशू में मैं ऑब्वियसली मैं जनरल साहब को कहूँगा थैंक यू वेरी मच, नन ऑफ योर बिजनेस, और मैं अपना डिसीजन लूंगा। लेकिन जब सिक्योरिटी के इश्यूज आएगा तो ये याद रखें, हमारे आईज ईयर्स सारी चीजें जो होती हैं वो तो बेसिकली ये सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, हमारे वो होती हैं, वहां पे मैं उनकी बात को वजन दूंगा, वहां मैं उस लिहाज से करूंगा कि हाँ ये
जो आप कह रहे हैं, अगर आपने सोचा होगा, समझा होगा, सारी चीजें डिस्कशंस की होंगी, और जितना मैंने सुना है, चूंकि मैं उस वक्त था नहीं, मैं सिर्फ इधर उधर से मैंने सुनी है बातें, तो उसमें तो ये था कि इट वाज ऑलरेडी डिस्कस्ड, डन एंड एवरीथिंग, ये तो कर लिया था। इट वाज काइंड ऑफ कि भाई ये सब कुछ हो गया और ये हम कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट वाज नॉट एग्रीइंग टू इट, लेकिन हाँ एज अ होल बात हुई थी कि चलो ठीक है इसको कर लेते हैं। और जिसके जो आए थे लोग, सेटलमेंट होकर आए थे, जो मुझे याद पड़ता है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये तो जुलाई 2022 में भी हुए थे। तो उस वक्त तो हमारी हुकूमत भी नहीं थी, तो अगर उस वक्त हमारी हुकूमत नहीं थी तो फिर जो आपकी हुकूमत नहीं थी, डॉक्टर साहब मान लिया, तो फिर खान साहब ने वो जो जस्टिफिकेशन दे रहे थे, क्लिप पे मैं आपको भेजता हूँ थोड़ी देर में आपके व्हाट्सएप पे, तो खान साहब कौम के नाम खिताब करके उनके आने का वेलकम और उनको यहाँ बसाने की जस्टिफिकेशंस क्यों दे रहे थे? हुकूमत तो आपकी नहीं थी बकौल आपके सर, तो वो फिर क्यों वो सारा कुछ फैसिलिटेट कर रहे थे और कह रहे थे ठीक हो रहा है सर? देखिए मैं ये था कि जो मुझे कैबिनेट में के खिलाफ काफी बातें भी हुई थी, लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल में जब आपको सिक्योरिटी एजेंसीज एक ब्रीफिंग देके बता देते हैं, आई एम श्योर, चूंकि मैं उसमें था नहीं, मैं उसमें डिटेल बता नहीं सकता, लेकिन आई एम श्योर उसमें कोई ऐसी बात हुई होगी जिसमें उन लोगों ने कहा होगा कि दिस इज दी वो है, और उन्होंने उस चीज को जस्टिफाई किया होगा। और फिर मेरे ख्याल में अगर फर्ज करें मैं भी इमरान खान की जगह होता और मुझको मेरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और मेरा चीफ ऑफ इंटेलिजेंस आदमी मुझे बता रहे कि यार ये चीज इस तरीके से है, सर आपकी बात ठीक होगी, शायद एग्री कर जाऊं, आपकी बात ठीक होगी, लेकिन एक देखिए 70-80 हजार बंदा इस मुल्क में मारा गया है, टेररिज्म को हमने भुगता है, बिलियंस ऑफ डॉलर को। खान साहब तो वार एंड टेरर के खिलाफ इतनी बड़ी कैंपेन चलाते रहे, और आपने शायद वो यकीन बुक पढ़ी होगी इसके ओबामा's वार, उसमें ओबामा ने अपने 2-3 बड़े सीनियर उनके अफगानिस्तान के जनरल थे जो अफगानिस्तान हैंडल करते थे, उनको डिसमिस कर दिया था। अभी इन्होंने ट्रंप ने किया है। अगर आप एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान समझते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट कर सकते हैं, तो ये भी तो कर सकते थे, वीटो कर सकते थे, नहीं भाई हम इनको वापस नहीं लाएंगे, जिनके खिलाफ हमारे फौजियों ने, हमारे सिपाहियों ने, हमारे गजूर लोगों ने अगर कुर्बानियाँ दी हैं, तो हम उनको वापस नहीं आने देंगे। खैर साहब थोड़ा सा आगे फिरते हैं, आगे चलते हैं, बहस में हम उसमें हो गए। सर ये भी तो मुमकिन है, इस वक्त आपकी पार्टी के जो चेयरमैन है सर, वो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, इमरान खान साहब तो नहीं है सर। आपके सेक्रेटरी जनरल जो है सलमान अकरम राजा साहब हैं, आपकी अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब हैं, सारे लोग आप कल जा रहे हैं, तो फिर भी आप समझते हैं कि इमरान खान साहब की उनसे मिलना ज़रूरी है? मतलब पार्टी का चेयरमैन, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल, सेनेट में से आप लोग 14-15 लोग, आप लोग इतने पोलिटिकली तौर पर या टेररिज्म रिलेटेड इंफॉर्मेशन या स्ट्रेटजी का आपको इल्म नहीं है कि 14-18 लोग जाएंगे और खान साहब से हिदायत लेंगे? आपको कोई ओवरऑल कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा या होना चाहिए? देखिए इस तरह है कि अगर आप मुझसे ये पूछें कि ये सारे लोग हैं या बिल्कुल हैं, उन सब का अपना अपना वजन है, लेकिन देखिए इन सब के वजन की जो वजह है वो इमरान खान है। इमरान खान, एक बार लेट्स पुट लाइक दिस, अगर मैं कुछ कहता हूं इन कैपेसिटी ऑफ बीइंग अ सेनेटर, उसका अपना एक वजन होगा, लेकिन मेरे वजन के पीछे अगर इमरान खान का वजन आ जाएगा तो वो फिर एक किस्म का जस्टिफाई कर जाएगा। मैं समझता हूं, मैं तो ये पार्लियामानी कमेटी को जो किया है ना, मैं तो इस कह रहा हूं कि इसकी जरूरत नहीं थी। ये टाइम है जिसमें आपके जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी लीडरशिप को लाके बिठाना चाहिए ताकि उसी वक्त डिसीजन हो सके। उनको 2-3 दिन आगे पीछे लाके बिठाएं और इसमें प्रोडक्शन ऑर्डर खान साहब के बुलवा के उनको वहां पे बुलवा के कहें कि आगे बैठो, चलो प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं हो सकते सर, उनको बेल पे लगा। आप सेनेटर हैं, आप ये ला समझते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर खान साहब के वो नहीं हो सकते क्योंकि खान साहब मेंबर कौमी असेंबली नहीं है सर। मुझे बोल लेने देते तो मैं कहता हूं मैं प्रोडक्शन ऑर्डर इन अ वे, मैं गलत लफ्ज कह गया था, मैं एग्री करता हूं। प्रोडक्शन ऑर्डर इन अ वे मैं कह रहा था कि उनको रिप्रोड्यूस करे, उनको बेल या उनको जो भी कहते हैं उसमें अगर बेल नहीं भी हो तो उनको कह के भाई वो क्या पैरोल पे बाहर ले आए और उनको कह के आ जाए या बैठ जाए, ये 2-3 दिन बैठे और इस पे वो करके डिसाइसिव डिसीजन लें और उसके बाद आगे करें। सर उसके I do not think so. This is the time के जिसमें हम पार्लिमानी कमेटी को लाके बिठाएं. This is not the time for it.
लेकिन डॉक्टर साहब आपकी पार्टी ने तो एग्री कर लिया ना, वो नाम दे दिए हैं, वो तो पार्टी तो एग्रीड है, वो तो इमरान खान साहब आए ना आए, उनको प्रोड्यूस करें ना करें, उनसे मुलाकात हो ना हो, ये तो पहले से वो नोटिफिकेशन आपकी पार्टी का आ चुका है जिसमें आपका नाम भी शामिल है कि कल आप लोग तो जा रहे, तो जब आप लोगों का सारा कुछ तय हो गया, फैसला कर चुके हैं कि हमने शरीक होना है, तो उसके बाद इफ्स एंड बट्स से ये शरायत या मुलाकात की बात जो है थोड़ी सी रेलिवेंट नहीं हो जाती सर? सर मुझे चूंकि डिटेल का नहीं पता, मैं इसमें कमेंट उस लिहाज से नहीं कर सकता, लेकिन लेट्स सपोज चूंकि मुझे मालूम ही नहीं था, लेकिन मेरे लिहाज से मैं ये सवाल उठाता हूं और मैं उठाऊंगा कि यार मुझे मेरे लिहाज से इस कमेटी, पार्लिमानी कमेटी की तुक नहीं बनती इस टाइम पे जब आपने देखा अभी आपको पता है कि जो एक वाकया हुआ है उसके फौरन बाद आपको पता है 2-3 अभी और वाकये हो गए, जब ये इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई है, हम पार्लिमानी कमेटी में इन कैमरा ब्रीफिंग लेंगे फॉर व्हाट? ये सर आपके दौर में भी डॉक्टर साहब ये ब्रीफिंग इस तरह की इन कैमरा होती रहती है। बहरहाल लास्टली सर अभी अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं क्योंकि आपका तो KPK से है और KPK हैज़ बीन डायरेक्ट विक्टिम रहा है ये वार एंड टेरर का, या वहाँ पे जो अगर अफगान महाजरीन आते रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जितने अफगान महाजरीन यहाँ पैदा हुए हैं या यहाँ पर मौजूद हैं इनको शहरियत दी जाए। आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है सर, आपका या पार्टी का, कि अफगान महाजरीन जिनका कहा गया डेडलाइन 30 मार्च है कि इनको वापस भेजा जाए या इनको शरीयत दी जाए सर, जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है? सर देखिए, मेरे लिहाज से अगर आप मुझसे पूछें तो ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर एक ग्रैंड डिबेट होनी चाहिए। इसके प्लस भी है, इसके नेगेटिविटी भी है, दोनों चीजें हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे, एक चूंकि ये याद रखें जब तालिबान की गवर्नमेंट गई थी शुरू में, या खैर इसमें तो बहुत सारे तो 1989 के बाद 79 के बाद ही आ गए थे, उस वक्त जब रशिया ने इन्वेड किया था वो कर दिया था, तो एक तो बहुत बड़ी तादाद उस वक्त आ गई थी, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड जब हुआ था फिर आ गई थी। अब इस लिहाज से ये क्या आर दे पार्ट ऑफ प्रॉब्लम और आर दे पार्ट ऑफ सोल्यूशन? उनको वापस भेजने से क्या हमारा प्रॉब्लम कम हो जाएगा? अगर उसका आंसर है कि हमारा प्रॉब्लम कम हो जाएगा देन आई विल प्रॉब्ली गो फॉर इट। लेकिन अगर उसका आंसर ये कि नहीं, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, तो फिर अगर एक बंदा है वो 40 साल से 1979 से लोग जो पैदा हुए उनके अपने बच्चे हो गए हैं, तो अगर 2 जनरेशन से वो इधर है, बिजनेस कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं, तो फिर उनको क्या कह सकते हैं, सिटीजनशिप देने में कोई बुरी बात भी नहीं है। पूरी दुनिया में इस तरीके से होता है, कितने लोग होते हैं वो चले जाते हैं, तो उनको देने में कोई बुराई नहीं बनती है, मेरी नजर में बुराई नहीं बनती। बहुत शुक्रिया, लेकिन डिस्कशन जरूरी है। बहुत शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब।